हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारी पोम जिसका नाम है द ट्रीज। ये जो कविता है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पीछे दी गई है। ठीक है बच्चों, आज की कविता का नाम है द ट्रीज। देखो क्या बोलता है इस कविता के अंदर। द ट्रीज, ट्रीज मतलब होते हैं पेड़। ठीक है। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? सोचो, क्या बिना ट्रीज के कोई फॉरेस्ट हो सकता है क्या? फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल। मैम ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन हमारी कविता में ऐसे ही फॉरेस्ट का जिक्र किया गया है जहाँ की कोई पेड़ है ही नहीं। ठीक है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम? इस कविता में जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वो कहाँ पे है? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ जा रहे हैं? मतलब जब कविता स्टार्ट होगी तो हमारे ट्रीज कहाँ पे है, और फिर कविता के अंदर हमें पता चलेगा कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। देखो, पोम स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि कवि कौन है। यहाँ पे जो हमारी कवि है वो एक फीमेल है, तो हम पोइटस भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन है। जो हमारी कविता होती है उसके एंड में दिया हुआ होता है कवि का नाम। चलें, देखो हमारी जो कवि हैं वो है एंड्रीन रिच। ठीक है मैम। अब इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया है, मतलब इनके बारे में बताया गया है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है इनके बारे में जानना। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जो हमारी कविता है उसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो जो ट्रीज के बारे में बात की गई है, एक जो ट्रीज है उसको एज अ मेटाफर यूज किया गया है। मैम मेटाफर क्या होता है? मतलब रूपक बोलते हैं हम हिंदी में। कहने का मतलब है कि हम किसी चीज को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं विदाउट लाइक और एज। लाइक और एज से जब कंपैरिजन होता है तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। और बिना उसके डायरेक्ट हम किसी चीज को बोलते हैं कि ये वो है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन यदि बोले टाइम इज मनी, कि जो टाइम है वो मनी है, तो हमने डायरेक्ट टाइम को क्या बोल दिया? मनी। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, तो इसको हम मेटाफर बोलते हैं। या हम बोलते हैं शी वॉज अ शाइनिंग स्टार, किसी गर्ल के लिए बोलते हैं क्लास में कि ये कौन है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये शाइनिंग स्टार है। तो डायरेक्ट अपन ने शी को किससे कंपेयर कर दिया? शाइनिंग स्टार से। जैसे हिंदी के एक दो एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई बहादुर होता है तो हम क्या बोलते हैं? ये तो शेर का बच्चा है, शेर का। डायरेक्ट बोल दिया, ऐसे नहीं बोला वो शेर की तरह बहादुर है। यदि लाइक और एज करते तो वो सिमिली होता, लेकिन अपन डायरेक्ट बोल रहे कि शेर का बच्चा है, शेर है ये तो ये क्या हो जाता है? मेटाफर। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रीज है, एक तो जो कविता में ट्रीज के बारे के द्वारा जो मैसेज दे रही है वो पढ़ेंगे। एक जो ट्रीज है उसको ह्यूमन बीइंग से एज अ मेटाफर यूज किया गया है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में भी स्पेशली जो फीमेल्स है उनकी कंडीशन से बताया गया है। तो वो भी मैं आपको, एक मतलब निकलता है इस कविता का, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो एक बार वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, जो कि किताब में डायरेक्ट गिवन नहीं है। ये मैडम आपको कैसे पता चला कि इस किताब में ट्रीज का मतलब ये भी लिया गया है? जब हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हमारी जो पोएट है उनका, तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, फिर जो हमारे कविता के दो मीनिंग है वो डिस्कस करते हैं, फिर जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में जो कविता दी गई है वो हम लाइन टू लाइन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। देखो क्या लिखा गया है। एंड्रीन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए इन 1929। देखो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पोइटस है उनका जन्म कहाँ हुआ? बाल्टीमोर जगह का नाम है, जो कि कहाँ है? मैरीलैंड में। और मैरीलैंड कहाँ है मैडम? वो यूएसए के अंदर है। ठीक है, ये तो आ गया समझ में। कौन से सन में हुआ? 1929 के अंदर। ठीक है, अब आगे देखो क्या बताया गया है हमारी पोइटस के बारे में। शी इज द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। मैम ये वॉल्यूम्स क्या होता है? वॉल्यूम्स का मतलब होता है जैसे काफी पोइट्रीज है, 10 12 15 कितनी भी हो सकती है, उसका एक संग्रह मिलके एक वॉल्यूम बनाता है ना। एक वॉल्यूम में एक पोम नहीं होगी, बहुत सारी कविताओं का संग्रह एक वॉल्यूम। ऐसे करके इन्होंने नियरली मतलब लगभग 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री लिखी है। 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री मतलब कविताएं का इतने वॉल्यूम्स है, कितने हैं? 20। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लेना बच्चों। एंड हैज बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड अ रेडिकल पोएट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है? फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी। मैम ये क्या होता है? मतलब जो फेमिनिस्ट है वो ये बिलीव करते हैं कि जो हमारी नारी है, जो वुमन है, उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। किसके इक्वल?
जो मैन है उसके इक्वल राइट मिलने चाहिए सोसाइटी में, उनके साथ कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, उनको भी बराबरी में लाना चाहिए। इस इक्वलिटी में जो बिलीव करते हैं जो लोग, उनको हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट। और जो हमारी पोइट थी वो भी एक फेमिनिस्ट पोइट थी, मतलब इस बारे में लिखा करती थी। और रेडिकल कौन होता है, उग्रवादी। उग्रवादी मतलब होता है कि उनको उनको एकदम क्रांतिकारी विचार धारा जो रखते हैं, उनको बोला जाता है। जो हमारी पोइट है वो ऐसे ही चीजें लिखती थी अपनी कविता में, ऐसे अपने आइडियाज और थॉट्स लिखती थी, जो कि फेमिनिस्ट हो और एक रेडिकल मतलब उग्रवादी पोइट थी। इसलिए ये जो ट्रीज है, इसके अंदर एक अपन मतलब ये भी ले सकते हैं कि जो ट्रीज है वो किसके मेटाफर के रूप में यूज हुआ है, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में भी स्पेशली वुमेन्स के लिए, जो वुमेन्स की कंडीशन है कि वो सोसाइटी में कैसे प्रेशर झेलती हैं, कैसे उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, कैसे वो जो सामाजिक बाधाएं हैं उनसे जकड़ी हुई हैं, कैसे उनका शोषण होता है। तो जैसे ट्रीज के माध्यम से, यहाँ तो केवल ट्रीज की बात की गई है हमारी कविता में, लेकिन एक दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है जो कि लिया जाता है। इस पे एक क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी में पीछे, तो उस वक्त हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम में मेनली क्वेश्चन इससे नहीं आता, जो कविता में लाइनें दी गई है उन्हीं में से क्वेश्चन उठता है, लेकिन एक एज अ मेटाफर पूछ सकते हैं कि किसका मेटाफर लिया गया है। तो ह्यूमन बीइंग, जो ट्रीज की जगह आप ह्यूमन बीइंग को रख के देखेंगे इस कविता के अंदर, तो जो अर्थ निकलेगा वो किस प्रकार निकलेगा, ये भी पूछा जा सकता है। जब अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है मैम, इतना आ गया समझ में। अब देखो, इस कविता के अंदर जो ट्रीज है उसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, तो पहले जो ट्रीज के पार्ट्स यूज हुए हैं, हम ट्रीज का पूरा स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे, ताकि जब कविता पढ़े तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैम हमने तो आज तक रूट्स, जो जड़ है वो शब्द सुना है, लीव्स सुना है, इसके अलावा लीव्स में भी और कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं ट्रीज के पार्ट में वो कभी सुने ही नहीं। तो एक बार वो डिस्कस करते हैं, फिर लाइन टू लाइन हमारी कविता करेंगे। चलिए। ठीक है बच्चों, देखो आ रहा है अभी, ये वर्ड्स अपनी कविता में आएंगे इसलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, पार्ट्स ऑफ ट्रीज, मतलब यहाँ जो जो वर्ड यूज किए गए हैं मैंने वो हाईलाइट किए। लीफ एक है तो एक पत्ते के लिए लीफ वर्ड यूज होता है, और बहुत सारी होंगी तो लीव्स मतलब पत्ते, ये तो हम सब जानते हैं मैम। अब देखो जो वर्ड आया ट्विग्स, ट्विग्स वर्ड यूज होता है, ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती है टहनियां, इनके लिए। तो जब कविता में आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कौन से पार्ट ऑफ ट्री की बात की जा रही है। ठीक है, ट्विग्स मतलब होती है ये छोटी छोटी जो टहनियां होती है, इनको बोलते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड आएगा ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब ये लंबी जो डालियां होती है, बड़ी वाली शाखा या डालियां, इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। ठीक है मैडम, और ये जो सारा पार्ट है इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, और ये जो रूट्स है, रूट्स आप सभी जानते हैं ये होती है रूट्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। जब अभी ट्री की बात चलेगी तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, ट्विग्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगी, लीव्स आएंगी और रूट्स आएंगे, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ द ट्रीज ही है, जो कि हमने अच्छे से देख रखे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब चलते हैं हमारी कविता की तरफ। ये देखो, द ट्रीज। अब मैंने जैसा बोला था कि जब भी हम कविता पढ़ें तो उसका जो नाम होता है, जो उसका टाइटल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैम यहाँ पे नाम क्या है, द ट्रीज। ट्रीज मतलब होते हैं पेड़। ठीक है, अब द ट्रीज मतलब एक पेड़ की बात की जाएगी, पेड़ के माध्यम से जो कवि हमें मैसेज देना चाहता है वो हम पढ़ेंगे। पहले तो हम ट्रीज के रूप में ही इसको डिकोड करेंगे, समझेंगे कि ट्रीज के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहता है। फिर जो वर्ड यूज हुआ था मेटाफर, एज अ ह्यूमन बीइंग, यदि हम इस द ट्रीज की जगह ह्यूमन बीइंग रखे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा वो मैं क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस कर लूंगी आपसे। ठीक है बच्चों, चलते हैं। देखो, पहले ही बोला था, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। क्या आपने सोचा है कि कोई जंगल ऐसा होगा जहाँ की क्या नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम। इस पोम में जो ट्रीज है वो कहाँ पे है, एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जा रहे हैं। इसका हमें उत्तर जब हम कविता पढ़ेंगे तो मिलेगा। चलते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। थोड़ा टिपिकल है ये कविता समझने में, एज अ 10th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो डायरेक्ट नहीं है, काफी इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया है एक ट्रीज के माध्यम से, पेड़ों के मूवमेंट के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पेड़ों को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई मतलब मानवीयकरण किया गया है। जो मानवीयकरण क्या होता है मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि जो ऐसी नॉन ह्यूमन, जो मानव नहीं है,
जो ऐसी चीजें जैसे नॉन नॉन लिविंग थिंग हो गया, या फिर पेड़ पौधे हो गए, या जानवर हो गए, उनको मानव के गुण प्रदान करना। यहाँ पे जो ट्रीज है वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, अरे पॉसिबल है क्या? ट्रीज थोड़ा ना चलते हैं, चलता तो कौन है? मानव। लेकिन उनका गुण किसको दिया गया है? ट्रीज को, तो इसको पर्सोनिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारी कविता की तरफ। देखो, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज इनसाइड है, अब किसके अंदर है? हमें आगे पता चलेगा कि जो पोइट का हाउस है उसके अंदर ही ट्रीज है, लेकिन कहीं डायरेक्ट ये वर्ड आया नहीं है हाउस। तो जैसा बोला है कि जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वो इनसाइड है। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ है, और वो कहाँ मूव कर रहे हैं? आउटसाइड, मूविंग आउट, बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ? फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं। सोचो, जो ट्रीज है वो फॉरेस्ट में नहीं है। होना तो क्या चाहिए? ट्रीज फॉरेस्ट में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट एकदम खाली है, आगे में पता चलेगा। जो ट्रीज है वो अंदर है। वो कहाँ जा रहे हैं? आउट। आउट मतलब बाहर जा रहे हैं, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट मतलब जंगल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। वो फॉरेस्ट, वो जंगल जो कि एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली है, इन दिनों वो एकदम खाली है जंगल, वहां कोई भी पेड़ नहीं है। जो ट्रीज है वो इनसाइड मतलब अंदर से, इनसाइड द हाउस हो सकता है यहाँ पे, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ? फॉरेस्ट की तरफ, जो कि एकदम खाली है, इन दिनों एकदम खाली पड़े हैं। ठीक है। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट। अब देखो, फॉरेस्ट में मेनली क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, जहाँ पे बर्ड्स जो हैं, हमारे पक्षी हैं, चिड़ियाएं हैं, वो बैठ बैठ सकती है। लेकिन जब ट्रीज है नहीं, तो वो कहाँ बैठेगी? तो नो बर्ड कुड सिट मतलब कोई बर्ड नहीं बैठ सकती, क्योंकि फॉरेस्ट कैसे है? खाली है। नो इंसेक्ट हाइड। इंसेक्ट मतलब कीट, कीट मतलब छोटे जो कीड़े होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है इंसेक्ट। हाइड मतलब छिपना। अब क्या होता है, जब फॉरेस्ट होता है, वहां पे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें इंसेक्ट भी अपने आप को छिपा के रखते हैं, मतलब हाइड, अपने आप को छिपा के वहां रहते हैं। लेकिन जब फॉरेस्ट है ही नहीं, तो इंसेक्ट भी अपने आप को कहाँ हाइड करेंगे? कर ही नहीं सकते। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये बोल रहे हैं जो सन है वो अपने फीट मतलब जो सन के पैर है वो भी नहीं छुपा सकता। अरे मैम, सन के तो पैर होते ही नहीं, सूरज के पैर कहाँ होते हैं? लेकिन यहाँ पे एक इमेज यूज की गई है, देखो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाती हूँ। देखो, यदि फॉरेस्ट है तो वहां ट्रीज होते, ठीक है, ट्रीज होते, तो यह जो फीट वर्ड यूज हुआ है, वो जो सनलाइट आती है, सूरज की जो किरण आती है, उसके लिए यूज हुआ है। कि यहाँ पे यदि पेड़ होते, तो जो ये सन है इसकी रेज है, ये देखो, ये इनकी फीट है। ऐसा माना है पोर्ट ने कि ये जो रेज है, सूरज की किरणें, ये क्या है? सूरज के पैर हैं। ये अपने आप को, ये जो पेड़ों की छाव है उसमें छिपा लेती, इस शेडो के अंदर छिपा लेती। लेकिन क्योंकि पेड़ है ही नहीं, तो सन अपने पैर इस शेडो में छिपा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रीज है ही नहीं। ये सब बातें कब होती? बर्ड्स अपने आप को मतलब ब्रांचेस पे कब बैठती? जब पेड़ होते। जो इंसेक्ट अपने आप को छिपा के कैसे रखते? जब पेड़ होते। और सन भी अपने फीट्स कैसे शेडो में छिपाता है? ये देखो, जो सनरेज हैं उनके लिए वर्ड यूज हुआ है फीट। ठीक है। तो ये देखो, पेड़ों से छनते हुए जो रेज आती, ये किरणें आती, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूरज है वो अपने पैर कहाँ छिपाए हुए है? या शेडो, शेडो मतलब जो पेड़ों की परछाई है उसके अंदर छिपाए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज है ही नहीं। क्लियर है बच्चों ये इमेज यहाँ पे? सॉरी, थोड़ा गला खराब है, तबीयत भी खराब है। ठीक है। देखो, ये इमेज क्लियर हो गई। नो इंसेक्ट हाइड, नो बर्ड्स कुड सिट, नो सन bury इट्स फीट इन शेडो। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट। ये अब यहाँ कह रहे हैं जो फॉरेस्ट एम्प्टी मतलब खाली है, ऑल दीज नाइट इन रातों में जो खाली है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। वो विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वहां पे ट्रीज हो जाएंगे, पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे मॉर्निंग तक। ऐसा क्यों बोल रही है हमारी पोएट? क्योंकि उसने पहले ही बोला है जो ट्रीज इनसाइड है, जो अंदर की तरफ है, वो मूव कर रहे हैं आउट इन द फॉरेस्ट। तो रात तक वो सारे चले जाएंगे, और कल सुबह तक जो मॉर्निंग होगी तब तक सारे फॉरेस्ट में क्या हो जाएंगे? ट्रीज हो जाएंगे। क्योंकि ट्रीज क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे जो हमारी पोइट एक संदेश देना चाहती है कि मेनली जो ट्रीज होते हैं, आज के मॉडर्न जमाने में क्या है, ट्रीज को एज अ डेकोरेशन का आइटम मान के हम घर में कैद करके रख रखा है।
ठीक है। तो जो ट्रीज घर में कैद है, क्या वो उनका नेचुरल हैबिटेट है? क्या क्या नेचुरली ट्रीज घर में रहते हैं क्या, या गमलों में रहते हैं क्या? नहीं, वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये हमें संदेश देना चाह रही है, जो ट्रीज है वो ट्रीज के माध्यम से बता रही है कि खुद ट्री इस बंदिशों को छोड़ के, तोड़ के, और कहाँ जाना चाहता है? फॉरेस्ट में। वैसे यदि ट्री की जगह हम ह्यूमन बींग, स्पेशली वुमन को लिया जाए एज अ मेटाफर, तो जो वुमेन्स की कंडीशन है सोसाइटी में, वो भी उन सारे बॉन्डेज और बाधाओं को तोड़ के फ्री होना चाहती है। इन द सेम वे जो हमारे ट्रीज है वो भी इनसाइड, मतलब जो बंधन है, हाउस उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो वहां से तोड़ के कहाँ जाना चाह रहे हैं? फॉरेस्ट के अंदर। तो वो बोल रही है ऑल नाइट वो मूवमेंट करेंगे, और मॉर्निंग तक जो फॉरेस्ट है जहाँ पे ट्रीज नहीं है, वहां पे ट्रीज हो जाएंगे, वहां पे पेड़ हो जाएंगे, क्योंकि सारे पेड़ क्या कर रहे हैं? इनसाइड से आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझना टिपिकल है, लेकिन दिमाग को खोल के रखो, लिटरेचर ऐसे ही पढ़ा जाता है। जो पोइट है हमें एक संदेश देना चाहती है, उसको समझना जरूरी है। जो कि आपके बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो डिट्टो लाइन टू लाइन आते हैं। ठीक है, ऐसे आ जाएगा कि ट्रीज कहाँ थे? तो इनसाइड थे। कहाँ जा रहे थे? फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे। ठीक है, नो इंसेक्ट कैन हाइड। क्यों ऐसा है कि इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहे? जो बर्ड्स हैं वो ब्रांचेस पे बैठ नहीं पा रही, जो सन है वो अपनी जो फीट है उनको बैरी नहीं कर पा रहा शैडो में, क्योंकि वहां पे ट्रीज है ही नहीं। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। देखो, समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा टिपिकल है 10th क्लास के बच्चों के लिए। देखो, जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे, तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर ग्लोसरी करके हार्ड वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं। तो हम साथ में जो ग्लोसरी में मीनिंग है वो एक बार डिस्कस करते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है बच्चों। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब देखो, रूट्स मैंने बताया था कौन सा पार्ट होता है ट्री का? नीचे वाला। रूट्स जड़ पहचानते हो? तो पूरी रात जो रूट्स है उन्होंने काम किया, वर्क। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पेड़ को पर्सोनिफाई किया गया है, ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है, तो रूट्स हैं वो वर्क कर रही है। क्या वर्क किया उन्होंने? टू डिसंगेज themselves फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। मैम, इसका मतलब क्या होता है टू डिसंगेज themselves? देखो, इसका हार्डवर्ड में देखते हैं ग्लोसरी के अंदर मीनिंग। देखो, टू डिसंगेज themselves का मतलब है टू सेपरेट themselves, मतलब अपने आप को अलग करने की कोशिश की। किसने? रूट्स ने। किससे अलग करने की कोशिश की? देखो, फ्रॉम द क्रैक्स। क्रैक्स मतलब होता है जो तरेड़ आई हुई होती है, दरारें होती है। ठीक है, इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा का मतलब होता है आंगन, जो घर के सामने आंगन होता है उसका फ्लोर मतलब फर्श के जो क्रैक्स हैं उसमें से अपने आप को अलग सेपरेट करने के लिए रूट्स ने काम किया। देखो, यहाँ कहने का मतलब ये है, जो ट्रीज हाउसेस के अंदर लगे हुए हैं वो अपने आप को उन सारी चीजों से, उन सारे जो लिमिटेशंस है उनसे फ्री करके, और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट है। मतलब जो ट्रीज है वो मेनली रहते कहाँ है? फॉरेस्ट में रहते, ऐसा। तो ये जो रूट्स है, ये क्वेश्चन बनता है कि रूट्स ने क्या किया? तो ऑल नाइट दे वर्क्स, ये क्या काम किया? अपने आप को अलग करने की कोशिश की। जो वरांडा फ्लोर है, उनकी जो दरारें हैं, क्रैक्स में से अपने रूट्स को उखाड़ने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, अब देखो, लीव्स। लीव्स मैंने बताया था पत्ते। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। स्ट्रेन मतलब होता है फोर्स लगा के कोई मूवमेंट करना। देखो मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, चलते हैं हमारी ग्लोसरी की तरफ। मेक एफर्ट्स टू मूव। और जो लीव्स है वो भी एफर्ट्स लगा रही है अपने आप को मूव करने के लिए टूवर्ड्स द ग्लास। ग्लास का यह मतलब हो सकता है विंडो, जो भी हाउसेस में ग्लास लगे हुए होते हैं, कांच है ना, कांच का गेट हो सकता है, विंडो हो सकता है। जो लीव्स है वो भी मूवमेंट कर रही है, अपने आप को एफर्ट्स लगा रही है, ताकि वो ग्लास की तरफ, मतलब वरांडा से आगे की तरफ बढ़ सके। देखो, एक पेड़ है, उसका मूवमेंट होगा तो उसकी ब्रांचेस भी हिलेगी। इधर रूट्स है वो अपने आप को वहां से जो फ्लोर है, जो वरांडा है, वहां से अलग करने की कोशिश कर रही है। तो जब पूरे ट्री में मूवमेंट होगा तो उसकी लीव्स ही हिलेगी, और जो लीव्स है वो भी कोशिश कर रही है टूवर्ड्स द ग्लास, मतलब जो भी विंडो है या गेट है उसकी तरफ जाने की। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? स्मॉल ट्विक्स। ट्विक्स मैंने बताया था छोटी छोटी जो शाखाएं होती है ट्रीज की, जो ब्रांचेस, ऐसे छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती है, उसके लिए ट्विक्स वर्ड यूज हुआ है। स्टिफ विथ एक्सर्शन। स्टिफ मतलब एकदम सख्त, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हिल रहे डुल रहे हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, तो वो भी क्या एकदम स्टिफ और सख्त हो गई है। एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब होता है अत्यधिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी नाइट काम में लगे हुए हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, ताकि वो मूवमेंट कर सके इनसाइड से लेके मूविंग आउट इनटू द
फॉरेस्ट, जंगल की तरफ जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउस सफलिंग अंडर द रूफ। देखो बाउस का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस, जो लंबी ब्रांचेस है उनको क्या बोलते हैं, बाउस। तो जो ब्रांचेस है, सफलिंग, सफलिंग का मतलब देखो मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, मतलब एक पोजीशन से लेके दूसरी, एक जगह से लेके दूसरी जगह, ये जो मूवमेंट होता है, आप देखना कभी हवा में जब ट्री हिलता है बहुत जोर से, तो उनकी ब्रांचेस कैसे मूव करती है, तो ये भी तो अपने आप को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी जो ब्रांचेस है वो बाकायदा, रूफ मतलब होता है छत, तो इससे ये क्लियर होता है कि वो हाउस में ही है ना, रूफ। तो बार बार जो उसकी ब्रांचेस हैं ऐसे रिपीटेडली क्या कर रही है, मोशन कर रही है अपने आप को छुड़वाने के लिए, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़ सके। अंडर द रूफ, ठीक है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। देखो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है सिमिली। मैंने बोला था सिमिली में लाइक और एज से कंपैरिजन किया जाता है, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस है लॉन्ग क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मतलब आपस में गुथी हुई है, ऐसे लिपटी हुई जो या मुड़ी हुई जो ब्रांचेस हैं, वो मतलब सफलिंग, बहुत मेहनत कर रही है अंडर द रूफ, बार बार इधर इधर हिल रही डुल रही है, तो वो ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, इनका कंपैरिजन किया गया है जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अभी अभी जिस पेशेंट मतलब जो मरीज है उसको डिस्चार्ज छुट्टी मिली है, कहाँ से, हॉस्पिटल से, यदि किसी ताजा किसी पेशेंट को यदि छुट्टी मिली होती है तो आपने देखा होगा वो कैसा होता है, हाफ डेज्ड। हाफ डेज्ड का मतलब होता है वो थका हुआ सा, ऐसा लगता है कि आधा बेहोशी की हालत में निकल रहा है, उसकी एनर्जी लेवल एकदम डाउन होता है। वैसे ही जो हमारी बाउज है, उन्होंने जो ब्रांचेस है उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी रगड़ खाई है रूप से कि उनकी हालत भी कैसे हो गई है, उस मरीज की तरह हो गई है जिसको अभी अभी जो हॉस्पिटल से है छुट्टी मिली है, मतलब वैसा ही थकी हुई सी हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगा रही है, वो पूरी रात मूवमेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, जो ये ब्रांचेस है बाउज है उनका किससे कंपैरिजन किया गया है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। समझ गए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, ये क्वेश्चन बनता है तो अच्छे से समझ लो कि जो बाउट्स है, जो ब्रांचेस है, उनका कंपैरिजन किया गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की हालत कैसी होती है, वो हाफ डेज मतलब आधा बेहोशी की हालत में होता है, जो कि अभी अभी मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, मतलब अभी अभी जो क्लिनिक है जहाँ से उसने ट्रीटमेंट करवाया वहां से निकल रहा है, तो वैसे ही उसकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन होती है, वो बहुत थका हुआ होता है, वैसे ही ये जो ब्रांचेस हैं, जो बाउस है, ये भी बहुत थक चुकी हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने पूरी रात मूवमेंट किया है और जो रूफ है उससे रगड़ खाई है, तो इनकी भी हालत वैसी हो चुकी है, इस पे क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे सिमिली यूज की गई है। अब देखो, आई सेट इनसाइड, यहाँ पे आई कौन है, आई जो हमारी पोइटेस है वो खुद है, जो कि कौन है, एंड्रीन रिच, ठीक है। अब वो बोल रही है आई सिट इनसाइड, कि मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द वरांडा, और जो मेरे दरवाजे हैं वो वरांडा मतलब जो आंगन की तरफ है वो खुले हुए हैं, ठीक है। सीन क्रिएट करो कि रूम है, उसके अंदर जो हमारी पोइटस है वो बैठी हुई है, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, और जो डोर्स है उसके दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं वरांडा की तरफ, और वरांडा में जो भी ट्रीज का मूवमेंट है वो उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वरांडा में जो आंगन में ट्रीज है वो कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, कहाँ पे, फॉरेस्ट में जाने की, ठीक है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी पोइटेस है वो क्या कर रही है, वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, मतलब लॉन्ग पत्र लिख रही है, ठीक है। इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिसमें स्केयरली मुश्किल से ही उन्होंने मेंशन किया, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, यहाँ पे जो ट्रीज जा रहे हैं, द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट यहाँ पे मतलब ट्रीज के लिए ही वर्ड यूज हुआ है कि जो फॉरेस्ट है वो उनकी हाउस से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम द हाउस, हाउस से दूर जा रहा है, तो इसके बारे में उन्होंने उन लेटर्स में कुछ नहीं लिखा, मतलब जो वो लेटर्स लिख रही है उसमें उनका जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या रीजन था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो जो है ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं इन पे डायरेक्टली कुछ नहीं लिखना चाहती, ठीक है, इसलिए इसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया अपने लेटर्स में, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो मनुष्य होता है उन्हीं को इग्नोर कर देता है, तो इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन लेटर्स में जो डिपार्चर था फॉरेस्ट का उनके घर से
होम वर्ड यहाँ पे आया है तो उसका उन्होंने मेंशन यहाँ पे नहीं किया। अब देखो, द नाइट इज फ्रेश। अब उस रात का जिक्र है, किस रात का, जब जो ट्रीज है, क्योंकि वो ट्रीज हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं वो नाइट में कर रहे हैं, तो द नाइट इज फ्रेश, एकदम ताजा नाइट है। द होल मून शाइन्स, पूरा होल मून मतलब पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन द स्काई, कहाँ पे, आकाश में या आसमान में। स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन्स, लीचन्स का मतलब क्या होता है, इसको लीचन्स भी बोलते हैं और लाइकन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। पहले तो अपन इस वर्ड को क्लियर करते हैं, लाइकन। इसका देखो मीनिंग क्या दिया हुआ है। देखो, लाइकन्स मतलब होता है क्रेस्टी पैचेस और बुशी ग्रोथ ऑन ट्रीज ट्रंक बेयर ग्राउंड फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गाई। मतलब फंगस और एल्गाई का मिला जुला एक मिश्रण होता है, जो कि मेनली जो पेड़ होता है उसके ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है मैडम, नहीं आया समझ में तो मैं पिक्चर शो करती हूँ आपको, ताकि ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि लेचन्स या एल्गी या काय किसको बोलते हैं। देखो ये पेड़ है, हाँ ये देखो ये वाला पेड़ है, दिख रहा है सबको। इसके ऊपर ये जो ये वाला है ना, एल्गी और काय का ये फंगस का ये कॉम्बिनेशन ऐसा सा, इसको लिचेंस बोलते हैं। ठीक है, लाइकेन भी बोलते हैं या लिचेन भी बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों तरीके से ही होता है, हो सकता है तीसरी तरीके से भी हो, लेकिन मेरे को ये दो ही आते हैं, बड़ा टिपिकल वर्ड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, है ना, शेवाग या काई या एल्गी, ऐसा वर्ड यूज होता है। ठीक है मैम, चलें अब वापस अपनी कविता की तरफ। अब ये बोल रहे हैं कि नाइट एकदम फ्रेश है, पूरा मून शाइन कर रहा है, और जो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स, मतलब जो पेड़ है, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना सफल किया, इतनी मूवमेंट की, अब वो वहां से जा चुके हैं। कहाँ से, वरांडा से जा चुके हैं, किसकी तरफ, फॉरेस्ट की तरफ। लेकिन जो वहाँ की लीव्स है, आपने देखा होगा जब लीव्स टूटती हैं या मसली जाती है तो उसकी अलग ही एक खुशबू रह जाती है, और ये जो लिचन्स है ये इनकी भी एक खुशबू है, वो जो हमारी पोइटस है उसके पास आ रही है। रिच इज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, जो उनके कमरे हैं उनमें लाइक अ वॉइस, कहने का मतलब है वो चले गए, पेड़ चले गए, लेकिन उसकी जो आत्मा है पेड़ की, उसकी जो आवाज है, मतलब इस लीव्स और लिचन्स की खुशबू के द्वारा उनके पास पहुंच रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। बहुत सारी इमेजेस यूज की गई है, थोड़ा समझना टिपिकल है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे, एक बार नहीं दो बार इसको देखना, ताकि आपके दिमाग में सारी जो पिक्चर्स है वो क्लियर हो जाए। अब चलते हैं इसकी तरफ। लास्ट स्टैंजा है हमारी कविता का। माई हेड, यहाँ पे माई कौन है, जो हमारी पोइट्रेस है, एंड्रीन रिच, वो ही बोल रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब होता है फुसफुसाहट, जैसे एकदम धीमी धीमी आवाज में कोई मंद आवाज आ रही होती है ना, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है विस्पर्स। विच टुमारो विल बी साइलेंट, मतलब अभी तो नाइट को क्योंकि इतना मूवमेंट हुआ है तो उनके कानों में बहुत सारी आवाजें गूंज रही है, लेकिन टुमारो मतलब कल तक ये सब साइलेंट मतलब शांत हो जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो ट्रीज है उनका मूवमेंट नाइट को हो रहा है, और कल मॉर्निंग तक जितने भी फॉरेस्ट है जहाँ पे ट्रीज नहीं है वहां पे वो फुल ऑफ ट्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब है जो भी मूवमेंट है वो रात भर में खत्म हो जाएगा, तो टुमारो क्या हो जाएगा, एकदम साइलेंट मतलब शांति हो जाएगी। लिसन, अब वो बोल रहे सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो टूट रहा है। ठीक है, टूट रहा है का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ब्रांचेस हैं वो एकदम ग्लास की टूवर्ड्स जा रही है, उनको तोड़ के बाहर निकलना चाह रही है, तो अब फाइनली जो ग्लास है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना। अब जो ट्रीज है उन्होंने अपनी रूट्स को निकाल लिया, अब वो चल रहे हैं लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। इनटू द नाइट, इनटू द नाइट मतलब रात को ये सारा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, विंड्स रश टू मीट देम, विंड्स, विंड्स मतलब हवाएं, रश मतलब बड़ी तेजी से बह रही है, चली आ रही है, टू मीट देम, ऐसा लग रहा है कि उन पेड़ों से मिलने के लिए जो हवाएं हैं वो बड़ी तेजी से भागे चली आ रही है उनसे मिलने के लिए। ठीक है मैम, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये वाली लाइन से बड़े गौर से पढ़ना बच्चों, एक बार समझने की कोशिश करना। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, देखो जो मून है वो ब्रोकन लाइक अ मिरर, आपने मिरर देखा है कभी, आप टूटा हुआ मिरर,
तो ये बोल रहे हैं जो मून है वो ऐसा लग रहा है कि जो ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक। ऑक यहाँ पे एक पेड़ का नाम होता है, ऑक। जैसे पीपल नीम होते हैं वैसे ही ऑक एक पेड़ होता है। टॉलेस्ट ऑक मतलब ये कहना क्या चाहता है, देखो इसकी एक बार इमेज शो करती हूँ ताकि तुमको समझ आ जाए कि यहाँ पे ये जो सिमिली यूज हुई है वो किस प्रकार यूज की गई है। देखो ये मून है हमारा, ठीक है, इस मून की बात की गई है। हाँ मैम ये मून है, लेकिन ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये देखो मिरर है, ब्रोकन, टूटा हुआ। अब जैसे मिरर टूट जाता है तो अलग अलग टुकड़ों में जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, उसका कंपैरिजन किया गया है। जो ये मून है, ये सपोज करो ऑक ट्री हो, ये सच में ऑक ट्री नहीं है, ये एक सिंपल ट्री है। ये ऑक ट्री का जो क्राउन है, ऊपर वाला हिस्सा है, वहां से चमक रहा है। लेकिन जो इसकी मून लाइट की जो रेज आ रही है ना, जो ब्रांचेस से छन के रेज आ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रोकन मिरर जो होता है, टूटा हुआ जो मिरर होता है, उसमें जैसे अलग अलग रिफ्लेक्शन गिरता है, वैसे ही जो हमारा मून है वो ऑक ट्री की जो ब्रांचेस से होते हुए छनते हुए उसकी जो मून लाइट आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्रोकन मिरर की तरह जो मून की लाइट है वो भी कैसे ऐसे स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। इसलिए यहाँ पे ब्रोकन मिरर से जो मून लाइट है उसका कंपैरिजन किया गया है विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट के द्वारा। देखो वापस पढ़ते हैं हमारी लाइन। देखो, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, बता दिया ऐसा क्यों बोला है ब्रोकन लाइक अ मिरर, क्योंकि जो मून लाइट है, जो चंद्रमा की रोशनी है, वो जो ओक ट्री है उसकी ब्रांचेस से छनके ऐसे आ रही है जैसे कि एक टूटे हुए मिरर्स, जो टुकड़े पड़े होते हैं उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है, अलग अलग डायरेक्शन में फैलती है, वैसे ही जो चंद्रमा है उसकी भी रोशनी ओक ट्री से ऐसे छनके आ रही है। इसलिए ब्रोकन मिरर से इसको कंपेयर किया गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, क्राउन मतलब मैंने बताया था जो ओक ट्री का जो ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको क्राउन बोलते हैं। तो फ्लैश नाउ इन द क्राउन, क्राउन में ऐसे नजर आ रहा है ऑन द टॉलेस्ट ऑक, सबसे लंबे ओक ट्री के ऊपर। क्लियर है बच्चों ये इमेज? देखो वापस समझो इसको, ये ओक ट्री है, ये मून है, और इसकी जो रेज है ये देखो, ये जो क्राउन वाला एरिया यहाँ पे शाइन कर रही है, फ्लैश कर रही है, चमक रही है, और इसकी ब्रांचेस से छनके जैसे एक ब्रोकन मिरर होता है, एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा होता है, उसमें अलग अलग डायरेक्शन से जैसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ये अपने मून की रेज है वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है और इसके क्राउन पे चमक रही है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। अब इसमें जो हमारी पोइटेस है दो मैसेज देती है। एक तो ट्री, जो ट्री है उनके द्वारा एक मैसेज दिया गया है कि जो ट्रीज है, देखो ह्यूमन और नेचर का एक लिंक बताया गया है कि जो ट्रीज है, जो ट्रीज है वो क्या घर में एज अ डेकोरेशन के लिए यूज करने चाहिए, या फिर उनको जो फॉरेस्ट है उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ होना चाहिए। ऑब्वियसली ट्रीज को वहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान ने क्या किया, उसको एक डेकोरेशन का आइटम बना के घर पे गमलों के अंदर लगा दिया, या एज अ शो पीस वो रख लेते हैं। लेकिन जो ट्रीज है वो भी फ्री होना चाहते हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहते हैं। एक मैसेज तो ये दिया गया है, ठीक है, कि उनका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स का, कि जो ह्यूमन और नेचर का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो ऐसे नहीं होगा। इनको केवल जो घर की चार बाउंड्रीज में उसमें कैद करके नहीं रखना, इनको भी फ्री होने दो, इनको भी जो फॉरेस्ट है उनमें रहने दो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मॉडर्न जमाना है वहां पे इंसान ने सारे जो फॉरेस्ट है वो खत्म कर दिए। फॉरेस्ट में ट्रीज बचे ही नहीं, बचे तो कहाँ है कि केवल घर में एज अ डेकोरेशन हम ट्रीज को यूज कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए और जो नेचर और ह्यूमन बीइंग का बैलेंस है वो बना के चलना चाहिए। एक मैसेज तो ये देना चाहती है हमारी पोइटेस। दूसरा, जैसे कि हमने उनके बारे में पढ़ा था कि वो एक फेमिनिस्ट पोएट है और रेडिकल पोएट है। फेमिनिस्ट मतलब जो कि जो औरतें होती है, जो वुमेन्स होती हैं, उनके हक और इक्वलिटी के बारे में बात करती है, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो अधिकार है उनके बारे में बात करती है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाती है। तो यदि हम ट्रीज की जगह स्पेशली ह्यूमन बींग को रख दें यहाँ पे एज अ मेटाफर, ये मान के चले यहाँ ट्रीज की जगह क्या है, ह्यूमन बींग है, या वुमन की बात की जाए, तो ये हमें ये कहना चाहती है जो वुमेन्स है, जो सोसाइटी में उनका लेवल जो है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको जो अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो वो भी इन सारी बाधाओं को तोड़ के आगे निकलना चाहती है, इन सारे बंधनों को
तोड़ के जो मेन स्ट्रीम है उसमें आना चाहती है। तो ये दो संदेश हमें इस कविता के थ्रू मिलते हैं। जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो लाइन टू लाइन आते हैं, आपसे ये पूछेंगे ट्रीज कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, जो कंपैरिजन है कि किस किस से कंपेयर किया गया, तो ये चीजें आपके एग्जाम में आती है। एज अ मेटाफर यदि वो पूछेंगे तो वो आपको बाकायदा लिख के देंगे कि एज अ मेटाफर यहाँ पे जो हमारी पोइटेस है वो किस चीज को डिनोट करना चाह रही है। तब हमको केवल लिखना है कि एज अ मेटाफर एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीज की जगह वो कंसिडर करना चाह रही है, ये संदेश देना चाह रही है, क्योंकि वो एक फेमिनिस्ट पोएट है और ऐसा वो लिखती है तो ऐसा प्रतीत होता है। यदि पूछे तो ही आंसर देना है, अदरवाइज हमें जो ऐसे हमने कविता में ट्रीज के बारे में पढ़ा है तो सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसी पे देना है। यदि वो पूछे कि एज अ मेटाफर यदि ह्यूमन बीइंग या एज अ वुमन उसको यूज करे तो उसका क्या मतलब निकलता है, तो हमें ये शो करना है कि जो वुमेन्स पे जितने भी अत्याचार हो रहे हैं या फिर उनको जैसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है या उनको इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता, तो उसके बारे में वो बात कर रही है कि जो वुमन है उसको भी सोसाइटी में एक इक्वल ओहदा मिलना चाहिए। या फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पूछ ले कि एज ए ह्यूमन बींग, तो एज ए ह्यूमन बींग जो इंसान है वो भी सारी जो बंधने हैं सोसाइटी के जितने भी बंधन है कि वो उनमें जकड़ के रह चुका है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा, तो उसके रिगार्डिंग हमें आंसर लिखना है। ऐसा आंसर आएगा तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। अब हम इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए वो लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। चले इसके हार्ड वर्ड्स की तरफ। देखो ये वाली इमेज हो गई थी क्लियर, मिरर वाली हो गई थी बच्चों, ठीक है चलते हैं। क्लास 10th जो बुक का नाम है वो है फर्स्ट फ्लाइट, पोम नेम है द ट्रीज, ठीक है चलते हैं। देखो हार्ड वर्ड्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन, कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद। देखो ये जो ग्लोसरी है वो मैंने स्पेशली जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तैयार की गई है, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है। मेनली जो हमारी कविता में जो हार्ड वर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि उनका मतलब आपको नहीं पता है तो आप कविता नहीं समझ पाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको आता ही है, एक बार तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो उनको भी कविता बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो इस कविता के जो हार्ड वर्ड्स है मैंने दो में डिवाइड किए हैं। द ट्रीज इनसाइड से लेके द क्लिनिक डोर्स तक, यहाँ तक जो स्टैंजा है उसके हार्ड वर्ड्स अपन ने यहाँ लिखे हैं। तो चलो एक साथ डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है ट्रीज। देखो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने देखो जो इंग्लिश में वर्ड है वो स्पेलिंग भी लिखी है, फिर उसको इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं वो भी लिखा है, फिर उसका हिंदी में मतलब क्या लिया गया है हमारी कविता में ये भी लिखा है, ठीक है। तो तुमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से तुम लोग भी समझ पाओगे। चलो डिस्कस करते हैं अब। ट्रीज, ट्रीज का मतलब होता है पेड़, ठीक है ना, यहाँ पे पेड़ों भी हो सकता है क्योंकि ये बहुवचन है यहाँ पे। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ट्रीज कहाँ थे इनसाइड, ठीक है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, आ गई बात समझ में। इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, कीट मतलब जो कीड़े मकोड़े और छोटे से ये जानवर होते हैं ऐसे, है ना, उनके लिए कीट वर्ड यूज होता है। बैरी, बैरी मतलब दफनाना या छुपाना से है यहाँ पे अपना, जो सन फीट थे उनके लिए यूज हुआ है। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली। डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब है अलग करना या मुक्त करना, जो रूट्स हैं वो कोशिश कर रही थी अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, कहाँ से, जो वरांडा का फ्लोर है उसके जो क्रैक्स है दरार है उसे अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर रही थी या अलग करने की कोशिश कर रही थी। क्रैक्स, क्रैक्स मतलब होते हैं दरारें, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब तनाव या झुकना, यहाँ पे जो हमारी ब्रांचेस और लीव्स है वो स्ट्रेन मतलब तनाव या झुकना, दोनों वर्ड अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। टूवर्ड द ग्लास वर्ड जो यूज हुआ था। ट्विंक्स, ट्विंक्स का मतलब होता है छोटी टहनियां, जो कि मैंने आपको पिक्चर पिक्चर के माध्यम से भी बताई थी, पार्ट्स ऑफ ट्रीज के अंदर। स्टिफ मतलब होता है सख्त, एकदम जकड़ जाना, ठीक है। एक्सर्शन का मतलब होता है मेहनत, अत्यधिक कार्य करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। लॉन्ग क्रैम्ड मतलब होता है लंबी मुड़ी हुई, जो कि ब्रांचेस के लिए यहाँ पे यूज हुआ था। बाउस का मतलब होता है शाखाएं या टहनियां, जो लंबी लंबी शाखाएं और टहनियां होती है उनके लिए वर्ड यूज होता है बाउस, ठीक है। सफलिंग, सफलिंग का मतलब होता है घसीट कर चलना या बार बार हिलने से है। ये जो वर्ड यूज हुआ है वो ट्रीज के लिए यूज हुआ है, ठीक है। या लड़खड़ा के चलना।
रगड़ खाना यहाँ पे, ठीक है। सफलिंग द रूफ, रूफ से जो रगड़ खा रहे थे उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। डिस्चार्ज्ड, छुट्टी मिलना, जो कि पेशेंट के लिए वर्ड यूज हुआ था कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। हाफ डेज्ड, मतलब आधा चकराया हुआ या थका हुआ, आधा मूर्छित होना, इस वर्ड से हम ले सकते हैं इसका मीनिंग। अब देखो आगे जो स्टेंजा है, आई सिट इनसाइड से लेके द टॉलेस्ट ऑक तक जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, कठिन शब्द है, उसका मतलब मैंने यहाँ लिख रखा है। पहला वर्ड है डोर्स, डोर्स मतलब होता है दरवाजे। स्केयरली मतलब मुश्किल से ही। डिपार्चर रवाना होना या निकलना। लाइकिन, देखो लिंचन्स भी होता है, लाइकिन भी होता है इसका, है ना। लाइकिन मतलब शैवाल या काई से लिया गया है, जो कि मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से भी बताया था। जैसे ट्री होता है, उसके जो ट्रंक होता है तने के ऊपर ऐसा जो वो ग्रीन ग्रीन सा शैवाल या ऐसा काई सी जम जाती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है लाइकिन, ठीक है। विस्पर्स मतलब कानाफूसी करना। साइलेंट मतलब शांत बिना आवाज के। स्टम्बलिंग मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। लड़खड़ाते हुए, यहाँ पे ट्रीज के लिए वर्ड यूज हुआ है कि वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मिरर्स का मतलब पता ही है, आईने, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक सारे जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं इस कविता में जो मुझे लगे कि बच्चों को टिपिकल लग सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं। जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं तो पहला तो हमें ये पता चलता है कि जो कविता है उसकी जो थीम है क्या वो हमारे दिमाग में क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। दूसरा, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे इस कविता में से, वो हमें पता चलता है ताकि हम बोर्ड में भी अच्छे से वो क्वेश्चन कर पाए। सॉरी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा, जो हमारी कविता का पहला स्टेंजा था उसमें से ढूंढो, क्या ढूंढो? थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। तीन ऐसी चीजें जो कि ट्रीलेस, ट्रीलेस मतलब जहां पे पेड़ नहीं है फॉरेस्ट में, उसमें नहीं हो सकती, ठीक है। देखो इन द फर्स्ट स्टैंजा थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर, जो ट्रीलेस फॉरेस्ट में उसमें क्या क्या नहीं हो सकता? नो बर्ड्स कैन सिट ऑन इट, जब ट्री है ही नहीं फॉरेस्ट के अंदर तो कोई भी बर्ड्स जो है या बर्ड जो चिड़िया है या पक्षी है वो बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। नो इंसेक्ट्स कैन हाइड इन इट, कोई भी इंसेक्ट्स जो भी कीट है वो अपने आप को छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि छुपाएंगे कहाँ? जहाँ कुछ पेड़ पौधे होंगे उन्हीं में तो छुपाएंगे, जब है ही नहीं तो ये चीज भी नहीं हो सकती। नो सन कैन बरे इट्स फीट इन अ शेडो, ना जो सूरज की किरणें हैं वो अपने आप को जो शेडो है छाव में छुपा पाएंगी, ठीक है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है ये वाला। चलो इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है वो डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, मतलब ये जो लाइन है उससे आपके दिमाग में क्या पिक्चर, क्या इमेज बनती है? सन बरी इट्स फीट इन शेडो, ठीक है। व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट, और जो सन्स फीट जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, वहां पे अपनी कविता में, उससे क्या तात्पर्य है हमारे कवि का? चलिए, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चलो एक बार आंसर में और एक्सप्लेन कर देते हैं। These words create the picture of the sun as a human being in my mind। यदि आप अपने वे से समझाना चाहें तो क्या पिक्चर कि सन के फीट है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव की पिक्चर, सन को एज अ मानव शो किया गया है कि उसके पैर हैं, तो एक ऐसी पिक्चर हमारे दिमाग में क्रिएट होती है ये लाइन पढ़ के। द सन्स फीट रेफर्स टू द रेज ऑफ द सन दैट फॉल ऑन द अर्थ, और जो सन फीट है वो किसके लिए यूज किया? रेज ऑफ द सन, जो सन की, जो सूरज की किरण है उनके लिए यूज हुआ है, जो कि हमारी पृथ्वी पे पड़ती हैं, ठीक है। इन अ फॉरेस्ट विथ ट्रीज, और जो जंगल है जिसमें ट्रीज होते हैं, द शेडो हाइड्स द सन रेज, जो शेडो है मतलब जो ट्रीज की छांव है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में शो किया था, तो उसमें क्या होती है, जो सन रेज होती है वो छुप जाती है, ठीक है। एंड इट सीम्स दैट द सन इज बरिंग इट्स फीट इन द शैडो दैट फॉल फ्रॉम द ट्री, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो सन है वो अपने पैर है वो छुपा रहा है ना, परछाई से